हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टारबक क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टारबक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर यूपीटीजीडी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दो चीज़ें आती हैं साइंस में, दो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आता है, और मैं जो सिलेबस करा रहा हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो यूपीटीजीडी फिजिक्स का है और इसमें हमारा टॉपिक है परमाणुीय एवं नाभिकीय भौतिकी, यानी हम एटॉमिक और जो नाभिकीय यानी कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं, और उसके रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सकें, सारी जो कंटेंट आता है, लाइव क्लासेस होती हैं, वो सब आपको पता लग सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना भाग 2 और देखते हैं आज इस पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा रेडियो एक्टिविटी। हम देखेंगे रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद आती है अल्फा बीटा और गामा रेज। इनके बारे में डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे कि अल्फा बीटा और गामा जो किरणें हैं वो क्या होती हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है रेडियो एक्टिव क्षय। तो रेडियो एक्टिव क्षय यानी कि रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है वो कैसे होता है। फिर आता है रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड एवं सॉडी का नियम। उसके बाद आता है क्षय नियतांक, अर्धायु काल और औसत आयु, माध्य आयु या औसत आयु। ये सभी टॉपिक इसमें आते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। हम शुरू करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो धर्मिता किसे कहते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि रेडियो धर्मी क्या अलग है, इसमें क्या चीज़ अलग है। तो वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाते हैं रेडियो धर्मी तत्व कहलाते हैं। अब ये तत्व कौन से होते हैं, देखिए, जो प्रकृति में ना खुद से विघटित होने का क्या मतलब है कि ये अपने मास को ऊर्जा के रूप में रिलीज कर देते हैं। वो जो ऊर्जा होती है वो विकिरण होती है। अब वो किस टाइप की विकिरण है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उनसे अलग अलग टाइप की किरणें निकलती हैं, तो इनका मास घटता चला जाता है, ऊर्जा के रूप में बदलता रहता है। तो ऐसे तत्व जो अपने स्वतः विघटित हो जाते हैं, जिनका मास खुद से ही घटता रहता है और ऊर्जा के रूप में निकलता रहता है, उन्हें हम रेडियो धर्मी तत्व कहते हैं। इनसे उत्सर्जित किरणों को रेडियो धर्मित किरणें कहा जाता है और उनके इस गुण को रेडियो धर्मिता कहा जाता है। अब इनसे मैंने बताया ना कि जो इनका मास घटता है वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, उससे जो उत्सर्जित होता है ऊर्जा वो उत्सर्जित किरणों के रूप में होती है। तो इन किरणों को हम रेडियो धर्मी किरणें कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं, और उनके इस गुण को रेडियो धर्मिता कहते हैं। और तत्व के इस गुण को हम क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो तत्व को रेडियो धर्मी तत्व कहते हैं, किरणों को उत्सर्जित किरणों को रेडियो धर्मी किरणें कहते हैं, और जो ये गुण है रेडियो एक्टिविटी का, इसे हम रेडियो धर्मिता कहते हैं। तो रेडियो धर्मिता की खोज 1896 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल ने की थी, ठीक है। और ये मैडम क्यूरी और स्मिथ ने रेडियो धर्मी पदार्थों से निकलने वाली किरणों को रेडियो धर्मी का नाम दिया। तो 1896 में ये फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल ने इनकी खोज की थी, और मैडम क्यूरी और स्मिथ ने बाद में इन पर प्रयोग करे, और जो इनसे किरणें निकलती हैं उनको रेडियो धर्मी किरणों का नाम दिया। तो अब यहाँ पर क्या बात होती है कि जो रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं क्या वो सब होते हैं? जी नहीं, सब तत्व रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं होते। कुछ हमारी प्रकृति में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। मैं 2-4 के आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कुछ आइसोटॉप्स थे जो रेडियो धर्मी होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो परमाणु हैं, कुछ उनके जो रेडियो एक्टिव हैं, आइसोटॉप्स हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन में 1H3 ट्राइटियम, जिसे हम बोलते हैं ट्राइट्रियम, ठीक है, जो ट्राइट्रियम है वो 1H3 ये एक रेडियो एक्टिव है। कार्बन के केस में अगर हम देखें तो जो कार्बन 14 है, C14, कार्बन 14 जिसे कहते हैं, जिसका जो मास होता है वो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 14 होती है, मास जो होता है 14 होता है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है कार्बन का, बता दिया मैंने हाइड्रोजन का। और यूरेनियम जो है उसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है वो होता है, ठीक है, 92U235 यूरेनियम का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। तो इस तरह से प्रकृति में और भी ज़्यादा तत्व होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब ये तत्व वही हैं जो क्या होता है, अपने मास को धीरे धीरे अपने आप से खुद ही घटा करके उन्हें ऊर्जा के रूप में रिलीज कर देते हैं, और वो ऊर्जा किरणों के रूप में निकलती है जिन्हें हम रेडियो धर्मी किरणें कहते हैं। अब बात करते हैं
जो इन ऊर्जा से, जो इनकी रिलीज़ की गई ऊर्जा से जो किरणें निकलती हैं वो कितने टाइप की होती है। देखिए मुख्यतः जो किरणें होती हैं वो 3 टाइप की होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों का हम क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो किरणें निकलती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, ठीक है। हालांकि हम इनका यूज़ कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन ज़्यादातर ये किरणें बहुत ही ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, इसलिए रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो हम इनके एक एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सबकी, अल्फा रेस की, बीटा रेस की और गामा रेस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा किरणें या अल्फा विकिरण। तो अल्फा विकिरण किसकी बनी होती है, इन पर क्या चार्ज मास होता है, क्या इनकी भेदन क्षमता होती है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने पूरी एक टेबल के फॉर्म में एक एक रेस की स्टडी रखी है हर एक पॉइंट पे। तो इस साइड प्रॉपर्टीज़ लिखी है और इस साइड लिखा है कि अल्फा रेडिएशन में वो प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल, यानी कि कण। क्या अल्फा कण किसी कणों की बनी होती है? बिल्कुल, जो अल्फा किरणें हैं वो कणों की बनी होती है और ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब है कि हीलियम के डबली चार्ज पार्टिकल्स की बनी होती है, ठीक है। हीलियम जो होता है डबली चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल होता है, तो उसकी ये बनी होती है, यानी इनसे निकलने वाली किरणों के अंदर हीलियम के नाभिक मौजूद होते हैं। इनकी चार्ज की बात करें तो इन पे 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव का इन पे चार्ज होता है। और अगर द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो इनका 4 AMU होता है, जो कि हीलियम का ही मास है, या फिर 6.67 × 10⁻14 ग्राम। तो इनका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो किसके बराबर होता है? वो हीलियम के ही बराबर होता है, क्योंकि इन किरणों में हीलियम का ही पार्टिकल होता है। स्रोत की बात करें कि ये मिलती कैसे हैं, ये मिलती हैं नाभिक से। तो इनका जो स्रोत होता है वो नाभिक होता है, और इनका जो संगठन है अगर हम देखें तो वो होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि जो एक कण है वो कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, वो मिला है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि वो निकल जाते हैं, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद बात करते हैं पेनेट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता की। तो बड़े द्रव्यमान के कारण इनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है, और 0.1 मिलीमीटर की एल्यूमिनियम की पन्नी इन विकिरणों को रोक सकती है, यानी कि ये तो केवल 0.1 mm की थिकनेस की, अगर हम देखें 0.1 mm की थिकनेस की जो पन्नी होती है उसको पार भी नहीं कर सकती, उसको पार नहीं करेंगे, अल्फा विकिरण उनको पार नहीं कर सकती। तो इसलिए इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो तो कम ही होती है। अगर गति की बात करें तो इनकी गति प्रकाश की गति का 1/10वां हिस्सा होती है, तो 2.3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड होती है। एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की, तो इनकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है, 4.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनकी ऊर्जा होती है। डेविएशन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलन। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कैसे विचलित होती है। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव है, कोई भी कण अगर पॉजिटिव है, तो वह विद्युत क्षेत्र में नेगेटिव की ओर विचलित होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में वो हमेशा नॉर्थ पोल की ओर या नॉर्थ की साइड विचलित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड नॉर्थ, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड साउथ। ओके, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ये नेगेटिव प्लेट की ओर विचलित होती हैं और उत्तरी ध्रुव की ओर विचलित होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। एबिलिटी टू आयनाइज गैस, गैसों को आयनित करने की क्षमता। देखिए पूछा भी जाता है एग्जाम में, गैस को आयनित करने की क्षमता कितनी होती है। तो इनकी जो गैसों को आयनित करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और गामा किरणों की तुलना में तो लगभग 10,000 गुना ज़्यादा ये गैसों को आयनाइज कर सकते हैं, गैसों को आयनित कर सकती हैं। इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जैविक चीज़ों पर प्रभाव। इनका जैविक चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल्फा कणों का जैविक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है कि ये त्वचा को जला सकती हैं। ये जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको जला सकती हैं, लेकिन गामा किरणों की तुलना में ये जो इफेक्ट है बहुत ही कम होता है, गामा किरणों का इनसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑन द जिंक सल्फाइड एंड फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश का उत्पादन करती है। तो जैसे हमने देखा भी था पिछले रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, जब कोई अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराता था तो उस पर प्रकाश उत्पन्न होता था। अब जो अल्फा विकिरण है वो हीलियम पार्टिकल्स की बनी है, अल्फा पार्टिकल्स की बनी है, तो जाहिर सी बात है सेम बिहेवियर होगा जिंक सल्फाइड की और फोटोग्राफिक प्लेट पर। ये प्रकाश का उत्पादन करेंगी, जहाँ भी ये टकराएंगी वहाँ पर स्पार्क जो फ्लैश जो है वो उत्पन्न हो जाएगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी। तो ये अल्फा विकिरणों के बारे में था। अब बात करते हैं बीटा विकिरणों के बारे में, बीटा किरणों के बारे में, बीटा रेस के बारे में। तो बीटा रेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पार्टिकल्स की अगर हम बात करें कि
कणों की मिलकर बनी होती है, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। और इनका जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है वो -1 यूनिट होता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए इन पे -1 ESU का नेगेटिव चार्ज होता है। द्रव्यमान की अगर हम बात करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 9.11 गुणा 10⁻⁻19 ग्राम। स्रोत की अगर बात करें कि कैसे बनती है, किस स्रोत से हमें मिलती है, तो ये हमें मिलती है नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होने पर बनती है। कैसे मिलती है? नाभिक के न्यूट्रॉन का जब प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तभी ये रेज बनती हैं, बीटा किरणें बनती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं। अगर हम संगठन की बात करें, देखिए हमें अभी पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं, तो वही इनका संगठन होता है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद होता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। जैसे हमने देख लिया था कि जो अल्फा रेज हैं उनका मेन कण जो है वो तो हीलियम है, लेकिन अगर हम संगठन की बात देखें तो हीलियम भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना था। लेकिन जो बीटा रेज है उनका जो कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनका संगठन भी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। पेनिट्रेटिंग पावर की अगर बात करें, भेदन क्षमता की अगर हम बात करें, तो अल्फा किरणों से 100 गुना ज़्यादा होती है। अल्फा किरणों से 100 गुना ज़्यादा। ये 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की पतली पन्नी बीटा किरणों को रोक सकती है, यानी इससे कम की तो ये पार कर जाएंगी। तो लगभग 1 मिलीमीटर की पन्नी को पार कर सकती हैं, जबकि अल्फा किरणों को तो 0.1 मिलीमीटर की पन्नी ने रोक लिया था, ये तो फिर भी 1 मिलीमीटर तक जा रही हैं। तो इनकी जो भेदन क्षमता है अल्फा किरणों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा होती है। स्पीड की अगर बात करें, गति की बात करें, तो लगभग प्रकाश की गति के समान इनकी जो होती है 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो लगभग ये जो गति है प्रकाश की गति के बराबर है, जबकि अल्फा की अगर हमने देखी थी तो प्रकाश की गति का 1/10वां हिस्सा थी। एनर्जी की अगर हम बात करें, ऊर्जा की अगर बात करें, तो इनकी ऊर्जा कम होती है, अल्फा किरणों की तुलना में कम होती है, 0.5 से 2.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो 0.5 से लेके 2.0 तक इनकी ऊर्जा होती है। डेविएशन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलन। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में देखिए क्या विचलन होगा। अभी मैंने बताया था अगर पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र में वो नेगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कोई पॉजिटिव पार्टिकल नॉर्थ की तरफ जाता है। तो क्योंकि ये नेगेटिव हैं, बीटा रेस खुद से नेगेटिव हैं, तो ये कहाँ जाएंगी? तो अगर ये नेगेटिव हैं तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये पॉजिटिव की ओर जाएंगी, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो किधर जाएंगी? साउथ की ओर जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी। तो हम यही देखते हैं कि ये बीटा रेस जो कि नेगेटिव हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जाते हैं पॉजिटिव प्लेट और दक्षिणी ध्रुव की ओर। एबिलिटी टू आयनाइज गैस, गैसों को आयनित करने की क्षमता। देखिए गैसों को आयनित करने की जो क्षमता है इनकी वो अल्फा किरणों से कम होती है, लेकिन गामा किरणों से 100 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो अल्फा किरणों से कम होती है और गामा किरणों से 100 गुना, अल्फा किरणों से कम होती है और गामा किरणों से 100 गुना ज़्यादा होती है। इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों पर प्रभाव, ये कहते हैं अल्फा किरणों की तुलना से बहुत अधिक, तो इनका भी जो प्रभाव है, अल्फा किरणों का जो प्रभाव था उनकी तुलना में इनका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा होता है। और इफेक्ट इन जिंक सल्फाइड और फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट को कम प्रभावित करती हैं, तो ये अल्फा के मुकाबले कम प्रभावित करती हैं। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें आई हैं कि कम प्रभावित करती हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है, तो ये सब ना एक तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है, कि इससे पहले वाले में क्या था और अब इसमें क्या है। तो एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसलिए मैंने हेडिंग भी इसी तरह बनाया था, अल्फा बीटा गामा का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ें सबकी हम प्राप्त नहीं कर सकते, एग्जैक्टली उनमें मैच नहीं कर सकते, तो हम बस तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि किसका कुछ ज़्यादा है, किसका कुछ कम है। बाकी कुछ चीज़ें जो फिक्स हैं जैसे पार्टिकल चार्ज, मास वगैरह, ये हम देख लेते हैं। करते हैं बात आगे अब गामा किरणों की। देखिए जो गामा किरणें होती हैं वो अलग हैं, गामा किरणें अल्फा बीटा से अलग हैं। तो इनका जो कण होता है वो क्या होता है? इनका कण होता है फोटोन। फोटोन जो होता है, अगर मैं आपको बात करूं तो फोटोन एनर्जी का पार्टिकल होता है, ऊर्जा का पार्टिकल होता है। ऊर्जा का जो कण है उसे कहते हैं फोटोन या क्वांटा। तो ये फोटोन कणों की बनी होती है, गामा रेस फोटोन कणों की बनी होती है। चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि ये फोटोन होती है, एनर्जी का पार्टिकल होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। और इनके अगर द्रव्यमान की बात करें तो इनका जो विराम द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान मतलब जब ये स्टेबल होती है तब इनका जो विराम द्रव्यमान है वो जीरो होता है, m0 इनका जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलते समय हो सकता है संवेग के कारण इनमें कुछ द्रव्यमान फील हो, लेकिन अगर विराम की अवस्था देखें तो इनका विराम द्रव्यमान जीरो होता है।
स्रोत की बात करते हैं कि ये कैसे बनती है, तो ये परमाणु विखंडन के दौरान जब द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है तब बनती है। तो परमाणु विखंडन के दौरान देखिए E बराबर क्या होता है, mc² होता है। तो जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो जब ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उसी दौरान ये गामा किरणें बनती हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाए, कुछ ना कुछ द्रव्यमान ऐसा होगा जो यूजेबल एनर्जी में नहीं बदलता, प्रयोग की गई ऊर्जा में नहीं बदलता, या फिर यूजफुल एनर्जी में नहीं बदलता, वो गामा किरणों के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। संगठन की बात करें, इनका संगठन अगर हम देखें तो ये उच्च ऊर्जा की किरणें होती है। देखिए पार्टिकल्स तो है फोटोन, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो ये उच्च ऊर्जा की किरणें होती है, यानी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रेज होती हैं। भेदन क्षमता की बात करें, पेनेट्रेटिंग पावर की बात करें, तो इनकी पेनेट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता जो होती है वो अधिकतम होती है। अधिकतम मतलब अल्फा और बीटा से तो सबसे ज़्यादा। तो अगर पेनेट्रेटिंग पावर में अगर हम ऑर्डर करें तो अल्फा की कम है, बीटा की उससे ज़्यादा और गामा की सबसे ज़्यादा। तो भेदन क्षमता में गामा ने पहला नंबर प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक इसकी आएगी, यानी कि हाईएस्ट होती है इनमें। ये 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की पत्ती में पार कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की पत्ती से पार कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, 5 मिलीमीटर की एल्यूमिनियम की जो अगर आपके पास मोटाई की पन्नी है उसको भी ये पार कर सकती हैं। इनकी वेदन क्षमता इतनी ज़्यादा होती है। और अगर स्पीड की बात करें, गति की बात करें, तो इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, 3.0 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें पता है ये प्रकाश से ही बनती है। ऊर्जा की जब ये ऊर्जा की किरणें हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो गति होती है प्रकाश की गति के बराबर होगी। और ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा इनकी जो होगी वैसे सबसे कम होगी, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा की किरणों से बनती है। लेकिन अपने आप में अगर गामा रेस की देखी जाए तो इनकी ऊर्जा कम होती है। डेविएशन देखते हैं, तो डेविएशन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में विचलन। क्योंकि देखिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मास इनका 0 है, विराम, तो आवेश न होने के कारण ये चुंबकीय और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती। आवेश न होने के कारण ये चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होती, सीधी चली जा सकती है। यानी कि अगर इनके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो उसमें सीधी चली जाएंगे, उसके कारण इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एबिलिटी टू आयनाइज गैस, गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि ऊर्जा कम है तो जाहिर सी बात है इनकी गैसों को आयनित करने की क्षमता भी कम होती है। इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जैविक चीज़ों पर प्रभाव, सबसे खतरनाक, कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट कर सकती हैं। तो इनका जो गामा रेस का जो प्रभाव होता है जैविक चीज़ों पर, मान लो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो उन पर इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के काम में आती है। इफेक्ट एंड जिंक सल्फाइड और फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट पर कम प्रभाव पैदा करती हैं, क्योंकि देखिए एनर्जी का पार्टिकल्स है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो भी फोटोन है, ठीक है, उसमें खुद में इतनी चमक है, तो अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर गिर भी गया तो उसके कारण उस पर कोई खास उस पर चमक जनरेट नहीं होती। दूसरी बात है, देखिए किसी भी चीज़ पर प्रभाव डालने के लिए उसके अंदर मास होना जरूरी है। अब इसके अंदर मास जो होता है वो 0 होता है, जब मास 0 है तो फोटोग्राफिकली प्लेट को बहुत ही कम प्रभावित करेंगी, इसलिए गामा रेज फोटोग्राफिक प्लेट को कम प्रभावित करती हैं। देखिए ये था तुलनात्मक अध्ययन अल्फा बीटा और गामा रेज का। अब हम एक बहुत अच्छे सिद्धांत पर चलते हैं, रेडियोधर्मी विघटन का सिद्धांत, रेडियो एक्टिव डिके का सिद्धांत, रेडियो एक्टिव क्षय का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके से क्या मतलब है, रेडियो एक्टिव डिके से मतलब है कि देखिए हमने 3 टाइप की ऊर्जा पढ़ी, अल्फा बीटा और गामा। अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा और बीटा रेस निकलती है, गामा रेस निकलती है, तो उसमें क्या कोई चेंज आता है, क्या कुछ उसमें बदलाव आता है, वही होता है रेडियोधर्मी विघटन। और इसी का ये सिद्धांत है कि अल्फा कण निकलने से क्या चेंज आएगा और बीटा कण निकलने से क्या चेंज आएगा। तो हम जानते हैं क्योंकि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, रेडियोधर्मिता जो है नाभिकीय गुण है, नाभिक से ही ये सब चीज़ें बनती हैं। तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाइयों की कमी आती है। तो ये कह रहे हैं कि जो अल्फा जो कण है उनके निकलने से परमाणु संख्या में कितनी कमी आएगी, 2 की, और जो द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 की कमी आएगी। तो हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल है पोलोनियम का 213 PO84। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई सिंबल लिखेंगे तो उसके ऊपर वाली संख्या A यानी कि परमाणु द्रव्यमान होगी और नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक Z से डिनोट करते हैं।
तो परमाणु क्रमांक होगी। तो हम ये कह रहे हैं परमाणु संख्या में तो 2 की कमी आएगी और परमाणु द्रव्यमान में या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी। तो हम 213 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 209 बचेगा, और अगर 84 में से हम 2 घटाएंगे तो 82 बचेगा। तो एक अल्फा कण यानी कि एक हीलियम का पार्टिकल निकलने के बाद जो कमी आती है, हीलियम का पार्टिकल निकाल दीजिए, 4 द्रव्यमान घटा दो, 2 एटॉमिक नंबर घटा दो, तो जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा लेड। तो पोलोनियम में से एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर क्या मिलता है, लेड मिलता है, पी भी मिलता है। तो ये तो है अल्फा कण का उत्सर्जन। तो अल्फा कण से क्या होगा, A-4 हो जाएगा और Z-2 हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा शॉर्ट में। उसके बाद बात करते हैं बीटा कण। बीटा कण के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि देखिए जो बीटा कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान संख्या को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसमें ना तो प्रोटॉन होते हैं ना न्यूट्रॉन होते हैं और द्रव्यमान इन्हीं से मिलकर बनता है, तो इसलिए द्रव्यमान संख्या को प्रभावित नहीं करता। लेकिन परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि कर देता है, परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि कर देता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 213 Bi83, ये बिस्मिथ है और बिस्मिथ में अगर हम एक बीटा कण निकाल दें तो द्रव्यमान संख्या तो समान रही, 213 रही, और लेकिन हमारी जो परमाणु संख्या है उसमें 1 बढ़ गया, 83 की जगह 84 हो गया। अब जब परमाणु संख्या बदल गई तो जाहिर सी बात है ग्रुप भी बदल, वो भी तत्व भी बदल जाएगा। जब परमाणु संख्या बदल गई तो तत्व भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा पोलोनियम, 84 पोलोनियम, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया यानी कि बीटा पार्टिकल्स निकल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बीटा पार्टिकल के निकलने से A तो सेम रहता है, A में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन Z जो होता है उसमें +1 हो जाता है। ठीक है, तो बीटा कण निकलने से ये चेंज आता है। शॉर्ट में हमने लिख लिया। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन को प्राथमिक उत्सर्जन कहते हैं, यानी अल्फा और बीटा कण जो होंगे वो प्राथमिक उत्सर्जन कहलाएगा, क्योंकि उनके कारण क्या होता है, नया तत्व हमें देखने को मिलता है। गामा किरणों के उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं, और जो गामा रेज हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे द्वितीयक या सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन उन्हें कहते हैं। तो अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के बाद अभिकारकों और उत्पादों के बीच ऊर्जा का जो संतुलन है वो गामा किरणों के उत्सर्जन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए जब भी कोई अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आई है, परमाणु संख्या में 2 की कमी आई है, वो एग्जैक्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाए, सेम हो जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर उसमें पॉइंट में कुछ कम ज़्यादा होता है, अभिकारकों और उत्पादों के बीच कुछ कम आती है द्रव्यमान में, तो वो कमी गामा किरणों के उत्सर्जन के द्वारा पूरी कर दी जाती है। यानी अगर ज़्यादा रह जाता है तो गामा किरणें निकाल करके उस द्रव्यमान को किसमें बदल के, ऊर्जा में बदल के गामा किरणें निकाल के उसको पूरा कर लेते हैं। इसलिए जो गामा रेज होती हैं वो द्वितीयक अभिकिरणें कहा जाता है, द्वितीयक किरणें कहा जाता है। अब देखिए रेडियो एक्टिव विकिरण से ही आता है समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी इसे कहते हैं। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ अपने स्थान से सरक जाती है, यानी कि अपना अगर एक ग्रुप है उसको चेंज कर लेती है, तो इसे हम कहते हैं समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट नियम। यह नियम 1913 में सोडी फजान रसेल ने दिया था। तो 1913 में दिया था सोडी फजान रसेल ने। तो किसी से रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक से अल्फा कण मुक्त होने पर इसकी परमाणु संख्या 2 से घट जाती है और परमाणु द्रव्यमान 4 से घट जाता है। ये तो अभी हमने देखा कि अगर अल्फा कण निकल रहा है तो A में जो होगा A-4 होगा और Z जो होगा वो -2 होगा। इसी तरह से अल्फा कणों के मुक्त होने से प्राप्त तत्व अपनी मूल स्थिति से 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा। अब देखिए परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आने से क्या मतलब है कि वो पिछले वाले को अडॉप्ट कर रहा है, पीछे जा रहा है 2 स्थान पीछे, क्योंकि घट रहा है ना, इसलिए 2 स्थान पीछे चला गया। तो देखिए यहाँ पर जो एक कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है वो एक अल्फा कण के निकलने से अपनी जगह से 2 स्थान पीछे आ गया, यानी 2 ग्रुप पीछे आ गया। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं तो उनसे 2 ग्रुप पीछे आ गया, इसलिए ग्रुप डिस्प्लेसमेंट नियम इसको कहते हैं। साथ साथ हम बीटा कण से भी देख सकते हैं, जब किसी रेडियोधर्मी तत्व से कोई बीटा कण निकलता है तो उसकी परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है, जबकि परमाणु भार में कोई अंतर नहीं होता। अतः बीटा कण के मुक्त होने से एक नया तत्व अपनी मूल स्थिति पर 1 स्थान आगे बढ़ जाता है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि बीटा कण निकलने से क्या होता है, हमारा A तो सेम रहता है, A में तो कोई चेंज नहीं आता, A तो सेम रहता है, लेकिन अगर हम Z की बात करें तो उसमें +1 हो जाता है, 1 स्थान आगे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें एक X है, कोई एक सब्सटेंस X है, तो X में से अगर अल्फा कण निकलेगा तो अल्फा कण निकल के मान लीजिए ये हमारा जो था 90 मान लो, और ये हमने मान लिया कि यहाँ पर कुछ भी है हमारा 230 है, ठीक। तो अल्फा कण निकलने से क्या होगा 88, तो ये एक Y एलिमेंट बनाएगा और ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 226,
ठीक है, 88 और 226 रह जाएगा। लेकिन अगर x में हम बीटा कण की बात करें तो बीटा कण से जो भी हमारा z एलिमेंट बनेगा ये तो 230 ही रहेगा, परमाणु द्रव्यमान तो 230 रहेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें परमाणु क्रमांक की तो ये 91 हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप आगे चला जाएगा, एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा, एक स्थान आगे चला जाएगा। और अगर अल्फा कण निकलता है तो 2 स्टेप बैकवर्ड हो जाएगा, 2 स्थान पीछे हट जाएगा। और इसी को हम कहते हैं समूह विस्थापन नियम, क्योंकि यहाँ पर समूह बदल जाते हैं। अब देखिए एक टॉपिक आता है बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं अर्ध आयु अवधि या अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, तो कह रहे हैं रेडियोधर्मी विघटन में रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा के आधी मात्रा में रहने का समय अर्धायु काल रह जाता है, यानी वह समय जिसमें किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा अपनी मात्रा की आधी रह जाए और जितना टाइम उसमें लगे उसे हम अर्धायु काल कहते हैं। अर्धायु काल को टी हाफ द्वारा दर्शाया जाता है और टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। 0.693 अपॉन के। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा लिखा हो, ठीक है। तो ये लैम्डा भी या के भी दोनों के दोनों विघटन स्थिरांक होते हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। ये एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन लैम्डा भी आप इसे कह सकते हैं, ये होता है। तो के क्या है यहाँ पर, के है अपघटन स्थिरांक और टी हाफ जो होता है हम देख सकते हैं केवल अपघटन स्थिरांक के पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जो टी हाफ होती है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास किसी भी एक सबस्टेंस, सेम सबस्टेंस के 2 सैंपल है, ये सैंपल नंबर 1 है, ये सैंपल नंबर 2 है, ये सैंपल नंबर 1, ये सैंपल नंबर 2, ठीक। इसके आपको सैंपल के 10 ग्राम है और इसके आपके पास इस सैंपल के 40 ग्राम है, 40 ग्राम है। तो 40 ग्राम और 10 ग्राम में से आधी रहने का समय जो टी हाफ होगा, जो टी हाफ होगा, मान लीजिए तो 10 ग्राम थी, अब ए जो होगा कितना रह गया, 5 ग्राम रह गया, आधा रह गया, तो टी हाफ लगेगा, आधा समय लगेगा, टी हाफ कहेंगे, ठीक। और इसी तरह अगर 40 ग्राम थी तो कितना रह गया, ये 40 ग्राम का आधा रह गया, दैट इज़ 20 ग्राम रह गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहे 10 ग्राम हो चाहे 40 ग्राम हो, जितने समय में ये अपनी एक्चुअल अमाउंट का आधा रह जाए वही टी हाफ है। तो यानी 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में लगा समय या फिर 40 ग्राम से 20 ग्राम होने में लगा समय बराबर होगा। दोनों में जो ये आएगा टी हाफ वो सेम आएगा, क्योंकि ये मात्रा पर निर्भर नहीं करता। चाहे इनकी 1 किलो अमाउंट होती, 1000 ग्राम अमाउंट होती, तो उसके 500 ग्राम तक रहने का समय भी सेम लगता, क्योंकि अर्धायु अवधि मात्रा पर निर्भर नहीं करती। बस ये हमें ये बताते हैं कि प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जानी चाहिए, चाहे हो कुछ भी, तो उसे हम कहते हैं टी हाफ, अर्धायु काल। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 2 था फ्रेंड्स, ये होता है कंप्लीट। अब मैं अगले पार्ट 3 में बहुत अच्छा टॉपिक कराऊंगा, नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।